मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को लिक्विडेट करना, कंपनी को वाइंड अप करना किस तरीके से किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होती हैं। जिस तरीके से कंपनी को बनाया जाता है उसी तरीके से कंपनी का वाइंड अप भी किया जाता है ना। कंपनी को बनाने के लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो कंपनी से का जो वाइंड अप है उसके लिए भी हमें एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसी हम क्या कहते हैं, लिक्विडेशन कहते हैं। चलिए मेरे साथ लिख भी सकते हो मीनिंग में। ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड अफेक्टेड बाय लॉ। एक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है और लॉ से ही क्या होती है, इफेक्टेड होती है। Once the certificate of incorporation is guaranteed to a company, the only remedy of closing it, कंपनी को बनाने के लिए हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, वो इनकॉर्पोरेशन किया करवाया जाता है। और रेमेडी ऑफ क्लोजिंग इट डाउन इज़ टू लिक्विडेट इट। यदि हम उसे क्लोजिंग करेंगे तो इसका मतलब क्या, उसे लिक्विडेट करेंगे। तो लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडेशन क्या है, एक लीगली प्रोसीजर है बाय विच द कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ द कंपनी इज़ ब्रॉट टू एंड। जो कंपनी की जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए हमें पर्टिकुलर एक जो हमारा कंपनी एक्ट है 2013, उसके अंदर एक प्रोसीजर दिया गया है और उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करना, उससे वाइंड अप किया जाता है। तो क्या कह सकते हो, द कंपनी एक्ट 2013 हैज़ लेड डाउन द प्रोसीजर बाय विच कंपनी कैन बी बाउंड अप। अब हम कह रहे हैं कि कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी बंद हो गई। बंद हो गई तो कंपनी के पास कुछ ना कुछ एसेट्स होंगी, कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ भी तो होंगी। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी एसेट्स को सेल करेगी और कंपनी क्या करेगी, उसे सेल करेगी। तो मतलब कि उसकी जो लाइबिलिटीज़ है उनको क्या करेगी, पे करेगी, है ना। जो भी पैसा कंपनी को सेल करने से जो भी अमाउंट है, उसकी एसेट्स हैं लाइक लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेंट्री है, इन सबको सेल करेगी। और जो क्रेडिटर है उनको क्या करेगी, पेमेंट करेगी, है ना। यदि कंपनी के पास मतलब ये बहुत सारी एसेट्स हैं, उसी क्रेडिटर को हम आराम से पे कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स कंपनी जो है आराम से पे कर देगी। यदि कंपनी के पास सपोज कम पैसा पड़ जाए तो कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, है ना, उनसे पैसा मंगवाएगी, फिर उनसे पेमेंट करेगी। तो इसके लिए सारा काम, कंपनी बंद हो रही है तो खुद तो करेगी नहीं, एक पर्सन की अपॉइंटमेंट की जाती है, उसे क्या कहोगे आप, लिक्विडेटर कहोगे। इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, पहला पॉइंट देखिए, इसके आप एज ए फीचर्स भी कह सकते हो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली एन इंसॉल्वेंट कंपनी बी लिक्विडेटेड। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसॉल्वेंट कंपनी है उसका समापन किया जाए, उसको ही बंद किया जाए। सम टाइम, कई बार क्या होता है, इट बिकेम नेसेसरी टू लिक्विडेट इवन ए प्रोस्पिजर एंड सोलवेंट कंपनी। कई बार क्या किया जाता है, एक सोलवेंट कंपनी को भी क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कंपनी को खोला ही 10 सालों के लिए किया गया था, 20 सालों के लिए खोला गया था। जब भी हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था तब भी हमने ये मतलब कि डिसाइड कर लिया था। तो कंपनी उतने टाइम बाद बंद कर दी जाएगी, चाहे वो कॉन्टिन्यूसली आराम से चल भी रही हो, प्रॉफिट भी कमा रही हो, तब भी बंद की जा सकती है। और जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तब तो कंपनी का वाइंड अप करना कंपलसरी हो ही जाता है कि कंपनी के पास जो है लॉसेस होते जा रहे हैं दिनों दिन, तो उस कंडीशन पे कंपनी तो वाइंड अप करनी ही पड़ेगी ना। तो उसको भी डिफरेंट मेथड्स के किया जा सकता है। उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन लिक्विडेशन टेक प्लेस, एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड। कंपनी जब भी लिक्विडेशन की पोजीशन पे आएगी, क्या किया जाएगी, एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड। कंपनी की एसेट्स को क्या किया जाएगा, सोल्ड किया जाएगा। एंड आउट ऑफ प्रोसीड क्लेम ऑफ क्रेडिटर आर सेटल्ड। इससे हमें जो भी मतलब कि सेल करने से जो भी पैसा मिला उसे हम क्या करेंगे, जो क्रेडिटर है हमारे उनको सेटल करेंगे, इट मीन्स उनका भुगतान करेंगे। उसके बाद कहता है, इफ़ एनी सरप्लस इज़ लेफ्ट। यदि हमारे पास एसेट्स को सेल करने से जो पैसा आया, क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद भी कुछ बच जाता है, तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है
उसके अकॉर्डिंग शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एसेट सेल की 5 लाख की, लाइबिलिटीज़ थी आपकी, मान लो क्रेडिटर हैं, डेवेंचर्स हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, सपोज 3 लाख के, तो इट मीन्स 2 लाख हमारे पास कम ज़्यादा हो गए हैं, तो वो 2 लाख किसको दिए जाएंगे, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, द अमाउंट रिलीज ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज इंडिकेट टू मीट द क्लेम ऑफ क्रेडिटर इन फुल। क्या कहता है, जो आपने अमाउंट रिलाइज की है एसेट्स को सेल करने से, इज इंडिकेट टू मीट द क्लेम ऑफ क्रेडिटर इन फुल, क्रेडिटर को पूरी पेमेंट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब कि कम पड़ रही है। यहाँ पे हम वही एग्जांपल लेते हैं कि हमने एसेट सेल की 5 लाख की, हमारे क्रेडिटर थे, मतलब कि लाइबिलिटीज़ थी 7 लाख की, तो इट मीन्स 2 लाख कम पड़ गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इफ़ द शेयर ऑफ कंपनी आर पार्टली पेड, कॉल इज मेड ऑन देम टू पे ऑफ क्रेडिटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देखेंगे कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, सपोज किसी ने 10 रुपये का था, 8 रुपये पेड अप किए हैं, पार्टली पेड अप है मतलब कि, तो उससे 2 रुपये मंगवाए जाएंगे और अमाउंट इकट्ठी जो होगी वो उससे क्या किया जाएगी, क्रेडिटर को पेमेंट की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है ए पर्सन अपॉइंटेड टू कंडक्ट द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग इज कॉल्ड द लिक्विडेटर। इस जैसे हमने अभी जो ये प्रोसेस का काम करेगा, एक पर्सन की अपॉइंटमेंट की जाती है, उसे क्या कहोगे आप, एक लिक्विडेटर कहा जाता है। मतलब एक पर्सन अपॉइंटमेंट किया जाएगा वाइंड अप के टाइम, जो लिक्विडेटर होगा उसको, जिसको लिक्विडेटर कहा जाएगा, वो क्या करेगा, कंपनी के एसेट को सील करेगा, लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेगा, है ना। यदि मतलब क्रेडिटर के लिए कम अमाउंट पड़ती है तो शेयर होल्डर से वो पैसा मंगवाएगा भी। ये सारे काम कौन करेगा, लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर ये काम कर रहा है तो उसको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, तो इसके लिए पर्टिकुलर लिक्विडेटर को भी एक रेमोनेशन दिया जाता है। कुछ परसेंटेज होती है कि एसेट रिलाइज करने के ऊपर इतने परसेंट मिलेगा, 5% मिलेगा, 2% मिलेगा, क्रेडिटर को पेमेंट करने के आपके ऊपर आपको 2%, 3% मिलेगा। इस तरीके से शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने पे आपको इतने % कमीशन मिलेगा। तो जो लिक्विडेटर है वो एक कमीशन के लिए काम करता है इसमें। क्लियर है। ये तो थी हमारी डेफिनेशन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की, या हम ये कह सकते हैं लिक्विडेशन कंपनी एंड फीचर्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट आता है मोड। कौन कौन से मेथड हैं लिक्विडेशन के, 2 मेथड आती हैं। पहला आता है कंपनी एक्ट, यदि हम 2013 की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 2 मेथड आते हैं। एक तो आता है बाय ट्रिब्यूनल, दूसरा आता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। पहला आता है बाय ट्रिब्यूनल। बाय ट्रिब्यूनल मीन्स बाय कोर्ट के द्वारा। इसके लिए जो हम सेक्शन यूज़ करते हैं 271 यूज़ करते हैं, तो इसका जो वाइंड अप है वो किसके द्वारा किया जाता है, बाय कोर्ट के द्वारा किया जाता है ना। कोर्ट के द्वारा कब अब वाइंड अप किया जाएगा, जब कंपनी अपने लोन को पे नहीं कर पा रही है ना, तो तब जो है कंपनी का कोर्ट के द्वारा जो है उसको किया जा सकता है ना। यदि कंपनी के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोसीजर है या जो भी उसके द्वारा काम किए जा रहे हैं, वो ट्रिब्यूनल को लगता है, मतलब कोर्ट को लगता है कि वो सही तरीके से नहीं किया जा रहे हैं, या ये कैसे इनलीगली काम किया जा रहा है, इनलीगली जो फ्रॉड किया जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। एक इससे नेक्स्ट हो सकता है बेटा, यदि उसने पिछले 5 सालों तक अपनी जो एनुअली रिटर्न रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजी है, तब भी बाय कोर्ट जो है कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो ट्रिब्यूनल है उसे लगता है कंपनी का वाइंड अप करना ही अब सही है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी का वाइंड अप किया जा सकता है। इट मीन्स हमारे पास कितने पॉइंट आते हैं बाय ट्रिब्यूनल में, 4 से 5 पॉइंट आते हैं। पहला क्या आता है, यदि कंपनी अपने लोन्स की पेमेंट नहीं कर पाती है तो उसका वाइंड अप बाय कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, बाय ट्रिब्यूनल किया जा सकता है ना। नेक्स्ट आता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर प्रपोजल, एक प्रस्ताव पास किया जाता है और कंपनी ट्रिब्यूनल द्वारा उसका जो है वाइंड अप करने का डिसीजन लिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था कि यदि कंपनी के अंदर जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो फ्रॉड तरीके से की जा रही हैं, इनलीगली काम किया जा रहा है, तब भी जो है बाय कोर्ट डिसीजन ले सकता है कि इसको वाइंड अप किया जा सके। फोर्थ पॉइंट था बेटा आपका, यदि पिछले 5 सालों की उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनुअली रिटर्न रजिस्ट्रार के पास नहीं जमा करवाई है,
तब भी कंपनी जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा वाइंड अप की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट है, यदि कंपनी ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग जो लगता है ट्रिब्यूनल को, यदि कंपनी को वाइंड अप करना ज़रूरी है तो कंपनी वाइंड अप कर दी जाएगी। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इसके लिए बेटा हमारा जो सेक्शन यूज़ होता है 304 ऑफ कंपनी एक्ट 2000, इंडियन कंपनी एक्ट जो है 2013 यूज़ होता है ना। जब कंपनी के मेंबर्स हैं या ये कह सकते हैं जो क्रेडिटर्स हैं, है ना, कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना, मतलब कोर्ट के बिना इंटरफेयर के कंपनी को वाइंड अप करना तय करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वॉलंटरी वाइंड अप कहा जाता है। क्लियर हुआ बेटा? यदि बाय कोर्ट किया जा रहा है तो वो क्या होगा, बाय ट्रिब्यूनल ही हो गया। यदि जो मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो चाहती हैं कि कोर्ट का बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो तो वो वाइंड अप, और वो बिना उसके इंटरफेयर के वाइंड अप करते हैं, कंपनी को बंद करने का डिसीजन लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहलाएगा, है ना। यदि हम ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा किए जाने वाले वाइंडिंग अप की अपेक्षा बहुत सारे लाभ है, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हैं जितने हमारे कोर्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से कंपनीज क्या चाहती हैं, वॉलंटरी वाइंड अप चाहती हैं। क्या रीज़न है कि कंपनी के जो मेन रीज़न है कि कोर्ट के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है कोर्ट का अपना, उस प्रोसीजर से छुटकारा पाने के लिए कंपनी के जो मेंबर्स हैं, क्रेडिटर हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम वॉलंटरी वाइंड अप कर लें। तो वॉलंटरी वाइंड अप दो तरीके से किया जा सकता है, उसे आगे डिस्क्राइब भी किया बेटा मैंने आपके डायग्राम में, देखिए। मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप, सेकंड आता है क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। पहला आता है मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, है ना। इसके लिए क्या किया जाता है, यदि मेंबर के द्वारा वॉलंटरी वाइंड अप किया जाता है तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा पर्टिकुलर एक मीटिंग बुलाई जाती है और उसके अंदर जो है अनाउंस किया जाता है कि कंपनी वाइंड अप हो रही है, और उसकी जो एक इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है ना। तो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको ये भी मतलब कि विश्वास दिलाना होता है कि कंपनी के पास लोन पेमेंट करने के लिए अपनी जो है अमाउंट है, और जब भी वो डिक्लेयर करती है या अनाउंस करती है उसके 5 सप्ताह के अंदर ही जो है शेयर्स होल्डर्स को कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप का प्रपोजल पास करना ज़रूरी है। क्लियर हुआ? मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या कहते हैं कि एक तो जब भी वो मतलब डिक्लेयर करती हैं उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास भेजनी है। दूसरी, कंपनी जब जो वॉलंटरी वाइंड अप करना चाहती हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए कि उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि कंपनी के पास इतनी अमाउंट है कि वो अपने जो लोन्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनकी अपनी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने में जो है सक्सेसफुल है, समर्थ हैं, और 5 सप्ताह के अंदर अंदर ही उसे क्या करना होगा, उस प्रपोजल को पास करना होगा। अब मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में सारे काम मेंबर्स तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मेंबर्स के द्वारा एक जो है लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट की जाती है, जो कि पर्टिकुलर क्या करता है, कमीशन के लिए काम करता है ना। तो टाइम टू टाइम पे जो है उस जो है लिक्विडेटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि कितनी एसेट सेल हो गई हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ पे हो गई हैं, वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशंस जो है मेंबर्स टाइम टू टाइम पे मीटिंग बुलाती हैं, और मीटिंग के अंदर ही उसे क्या करना होता है, लिक्विडेटर को जो है अपने जो भी काम किए हैं उसकी एक जो है स्टेटमेंट प्रोवाइड करवानी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप कब होती हैं, जब वो अपने जो है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी रजिस्टर के पास नहीं भेजते हैं, तो उस कंडीशन में मान लिया जाता है कि जो कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर सके, मतलब कि वो किस कंडीशन में आगे, इंसॉल्वेंट कंडीशन, दिवालिया कंडीशंस में होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के जो क्रेडिटर है उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी को किस दिन वाइंड अप करना है। तो वो यहाँ पे अब क्या है, क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप है, तो क्रेडिटर्स के द्वारा जो शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है ना, उस दिन या उससे अगले दिन एक अपनी क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाते हैं और उसी के अंदर डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से जो है पेमेंट की जाएगी,
या किस तरीके से सेल्स किया जाएगा, तो उनको भी क्या आती है कि 10 दिन के अंदर अंदर अपनी एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है। ठीक है, इसी तरीके जिस क्रेडिटर भी खुद काम नहीं करेंगे, क्रेडिटर भी अपनी क्या कहते हैं इसी तरीके से लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट करते हैं, पर्टिकुलर वो टाइम टू टाइम पे एक मीटिंग लेती हैं, जो भी काम किया गया है लिक्विडेटर के द्वारा उसकी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसका ब्यौरा ले लेते हैं और उसके लिए उसको कमीशन दे दिया जाता है। ये है हमारे मेथड्स ऑफ लिक्विडेशन। क्लियर हुए बच्चे? मेथड ऑफ लिक्विडेशन कितने थे आपके? 2 हैं, बाय द ट्रिब्यूनल, सेकंड है वॉलेंट्री वाइंड अप। बाय ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि कोर्ट के द्वारा यदि कंपनी को वाइंड अप किया जाता है तो क्या कहलाता है आपका? बाय ट्रिब्यूनल कहलाता है। कोर्ट कब कब कर सकती हैं? पहला कब करती हैं? जब कंपनी ने जो है लोन पेमेंट करने में अनसक्सेसफुल रही हो, तब कोर्ट के द्वारा किया जाता है, या फिर कंपनी के द्वारा जो ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है पर्टिकुलर एक जो है रेजोल्यूशन पास किया गया हो तब की जा सकती है, या फिर कंपनी के द्वारा कोई फ्रॉड किया गया हो, इनलीगली काम किया गया हो, तब कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। पिछले 5 सालों का रिटर्न नहीं भरा है रजिस्ट्रार के पास, तब भी कोर्ट के द्वारा ही वाइंड अप किया जाएगा। वॉलेंट्री वाइंड अप कब किया जा सकता है? यदि कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर्स ये चाहती हैं कि हमें कोर्ट की जो प्रोसीजर्स हैं, कोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शन हैं उनको फॉलो ना करना पड़े, तब वो क्या करते हैं? अपने आप ही वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर सकते हैं। उसके लिए सेक्शन 304 इंडियन कंपनी एक्ट 2013 लागू होगा। उसके बाद था बेटा ये आगे 2 डिस्क्राइब किए गए हैं, मेंबर वॉलेंट्री और क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। मेंबर्स मीन्स शेयर होल्डर्स के द्वारा वाइंड अप कर दिया जाना, और क्रेडिटर मतलब जो हमारे लेनदार हैं उनके द्वारा वाइंड अप किया जाना। मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में एक बात ये है कि यदि कंपनी सॉल्वेंट पोजीशन में है तो मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा, यदि इनसॉल्वेंट की पोजीशन में है तो उस कंडीशन में किसके द्वारा किया जाता है? क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए बेटा इसका आता है आपका, एक साइड आती है रिसिप्ट्स, एक साइड आती है आपकी पेमेंट। जो है पहले रिसिप्ट साइड देखिए क्या आता है, टू कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आती हैं। टू अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स को सेल करने से अमाउंट रियलाइज होगी, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, बिल BR हैं, किसी भी एसेट से रियलाइज होने वाली सारी की अमाउंट कहाँ आएगी? आपकी डेबिट साइड आएगी। क्लियर है? उसके बाद आता है टू सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। यदि सिक्योर्ड क्रेडिटर से कोई भी सरप्लस अमाउंट हमें रिसीव होती है। अब यहाँ पे देखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर सरप्लस अमाउंट क्या होगी? मान लो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर 5,000 के थे, ठीक है, बट आपने उसके लिए कोई भी चीज़ गिरवी रखी हुई है 10,000 की, आपको तो पेमेंट 5,000 की करनी है, तो 5,000 एक्स्ट्रा ये अमाउंट है हमारी, वो कहाँ आएगी? आपकी डेबिट साइड शो होगी। नेक्स्ट आता है टू कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर्स। यदि हमारे पास अमाउंट कम बचती है तो हमने डेफिनेशन में भी कहा है कि भी वो अमाउंट किससे मंगवाई जाती है? शेयर होल्डर से मंगवाई जाती है, जो पार्टली पेड अप होती हैं। तो वो कहाँ आएगी आपकी? आ रही हैं तो कहाँ आएगी? आपकी डेबिट साइड आएगी, टू कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ये तो बेटा आप यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करोगे शिफ्ट्स तो चल जाएंगी, बट जो पेमेंट है वो आपको एज ए सीक्वेंस में करनी होती है। यदि आप सीक्वेंस में नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है, क्योंकि एक पेमेंट करने का भी एक सीक्वेंस होता है। जैसे पहले सबसे पहले पेमेंट की जाती है, लीगली जो चार्जेस हैं उनकी पेमेंट की जाती है। उसके बाद जो लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट किया है हमने, उसको रेमोरेशन जो है हमारा वो पे किया जाएगा। अमाउंट एसेट्स पे मिल रहा है उसे, क्रेडिटर पे मिल रहा है, शेयर होल्डर्स पे मिल रहा है। उसके बाद आप लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे करोगे। यदि फिर कुछ बचता है तो आप डिबेंचर्स होल्डर को पे करोगे। डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करने के बाद भी कुछ बचता है तो आप पोटेंशियल क्रेडिटर को पे करोगे। पोटेंशियल क्रेडिटर्स को पे करने के बाद बचता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे किया जाएगा। यदि फिर पैसा बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाएगी, और फिर जो बाद में बचेगा वो सारा किस में दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स में दिया जाएगा। इट मीन्स जो पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। सबसे पहले क्या करने हैं? आपने लीगली चार्जेस पे करने हैं, उसके बाद लिक्विडेटर का रेमोनेशन पे करना है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस होंगे वो पे किए जाएंगे। फिर यदि पैसा बचेगा तो डिबेंचर्स होल्डर को
फिर पैसा बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स को, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। क्लियर बच्चे? इसके अंदर बच्चा जो आपके जो पॉइंट आती हैं पेमेंट के अंदर, देखो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, अमाउंट रिलाइज है, ये तो एज इट इज़ ही आएंगे। बट इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए बाय लिक्विडेटेड रेमोनेशन, परसेंटेज ऑन अमाउंट रिलाइज्ड, परसेंटेज ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, परसेंटेज ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स, या फिर एक आता है बेटा प्रोफेशनल क्रेडिटर्स। इसकी जो पॉइंट्स हैं, डिबेंचर्स होल्डर हैं, प्रोफेशनल क्रेडिटर हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होते हैं, इसकी डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। यहाँ तक जो भी डाउट हैं आपके, वो डाउट प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।